हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कविता कैसे पढ़े को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने देखा कि कविता के दो पक्ष होते हैं, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। तो आज हम भाव पक्ष के बारे में जानेंगे। भाव पक्ष कविता का वह पक्ष है जिसमें कविता का चिंतन, उसकी सोच तथा उसका संदेश होता है। हम तीन प्रमुख रूपों में दिखते हैं। एक है कथ्य, रस तथा विचार दृष्टि। कथ्य का अर्थ होता है कि कविता में कही गई बात, कविता किस टॉपिक पे है उसे क्या बोलेंगे? कथ्य। कविता में कही गई बात उसे कहेंगे कथ्य। कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसका संदेश क्या है तथा उसकी भावना का स्रोत क्या है और उन भावनाओं के पीछे कौन सी बातें छिपी है। ओके। प्राचीन काल में रस को कविता की आत्मा माना जाता था और तब कविता में रस का समावेश सप्रयासः किया जाता था, किंतु आधुनिक कविता में रस अपने आप कथ्य और भाषा के कौशल से उत्पन्न हो जाते हैं। इस आधुनिक कविताएं मतलब अभी जो कविताएं हैं, और यहाँ पे हमने कल देखा था कि कविता मतलब कोई बुक में पढ़ने वाली कविता की सिर्फ बात नहीं हो रही है। इसमें कोई भी गीत आ गया, कोई भी संगीत सॉन्ग आ गया, ओके, वो सारी जो कविता का रूप है वो सब कुछ यहाँ उसके बारे में बात की जा रही है। तो अभी जो आधुनिक कविताएं बन रही है उसमें रस जो है वो अपने आप कथ्य और भाषा के कौशल से उत्पन्न हो जाते हैं। कविता के अवयवों में आज भी रस का महत्वपूर्ण स्थान है। रस कविता के वे तत्व होते हैं जो पाठक के अंदर सोई हुई स्थायी भावना को जगाकर कथ्य को ग्रहण कराने में सहायता पहुंचाते हैं तथा पाठक को भी कवि की मनस्थिति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ विचार दृष्टि से मतलब है कि कवि का विचार स्रोत क्या है, कवि ने क्या सोच के ये कविता बनाई है, ठीक है, वह किसी चिंतन परंपरा से प्रभावित है अथवा नहीं, और यदि है तो उसके विचारों में कौन से मूल तत्व है जो पूर्ण चिंतन परंपरा से उसके विचारों को जोड़ते अथवा अलग करते हैं। मतलब कवि किस टाइप की कविता लिख रहा है वो हमें तब फील होगा जब हम उस कविता के भाव को, उसके राग को उसी तरह गाए। अगर किसी कविता को मैं ऐसे ही बोल दूँ, लाइन टू लाइन बोल दूँ, राग भी ना हो, लय भी ना हो, कुछ भी नहीं, और ऐसे ही बोल दूँ, तो क्या सामने वाले को सुनने में मज़ा आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। और ना ही पढ़ने वाले को समझ में आएगा कि कविता कहना क्या चाहती है। आखिर हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राइट? तो हनुमान चालीसा का एक अलग राग है, उसको उस राग में गाओ तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है कि भाई क्या कहना चाहते हैं इस लाइन में या पूरी हनुमान चालीसा में। ओके, तो हर कविता का एक राग होता है, दोहा, चौपाई, इसको भी हम अलग तरीके से बोलते हैं, गाते हैं, ठीक है। तो उसमें अगर कई बार कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल हो गया हो, लेकिन अगर हम उसको वैसे ही उसके राग में गाएं तो हम वैसे ही थोड़ा बहुत तो समझ ही जाते हैं कि इस दोहा या चौपाई किसके बारे में है, किस टॉपिक के बारे में है। ओके, तो भाव पक्ष कविता का आधार और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। आप ऊपर पढ़ चुके हैं कि कविता में भावना प्रधान होती है और गद्य में विचार होते हैं। हमने कल देखा कि कविता और गद्य में क्या डिफरेंस है, कि कविता में भावना होती है जबकि गद्य में क्या होते हैं? विचार होते हैं। ओके, इसलिए भाव पक्ष कविता का महत्वपूर्ण पक्ष होता
है। इसे काव्य की आत्मा तक कहा गया है। किसे? भाव पक्ष को काव्य की आत्मा तक कहा गया है। काव्य के भाव पक्ष में कल्पना भी एक प्रमुख अवयव है। जो चीज़ वास्तव में नहीं होती किंतु कवि स्मरण कर या अपने सोच के आधार पर उसका चित्र खींच देता है, वह कल्पना के द्वारा ही संभव हो पाता है। हम कोई ऐसी कविता पढ़ते हैं, हमने किसी चीज़ को नहीं देखा, राइट, लेकिन उस कविता को पढ़ते पढ़ते हम उस दुनिया में खो जाते हैं। होता है ऐसा। वो क्या है? कवि की कल्पना है, जिस कविता को हम जब पढ़ रहे थे तब हम भी उसकी तरह उस दुनिया में खो जाते हैं। तो ये क्या हो गया? वो कविता का भाव ऐसा है, उस कविता की कल्पना ही ऐसी है कि आप ना चाहते हुए भी उसके साथ बह जाते हैं। कई बार आप पढ़ते होंगे कि दो चिड़िया आपस में बात करती दिखाई दी जाती है। चिड़ियों का बोलना या बात करना कवि की कल्पना द्वारा रची गई चीज़ है। हमने काफ़ी सारी कविताएं ऐसी पढ़ी होंगी कि भालू, बंदर, रीछ, ये सब बोलते हैं कविता में, राइट। चिड़ियों को बात करते हुए दिखाया जाता है। तो हम जानते हैं रियल में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कविता के थ्रू ऐसा संभव है, क्योंकि वो क्या है? एक कल्पना है। तो हमने ये देखा भाव पक्ष। ओके, सेकंड क्या है? कला पक्ष क्या होता है देखते हैं। कला पक्ष कविता का वह पक्ष होता है जिसके द्वारा कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। इसमें कवि का शिल्प चातुर्य दिखाई देता है। ये क्या हो रहा है? कला पक्ष के द्वारा कवि अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। कितने कलात्मक ढंग से और किन वस्तुओं के उत्कृष्ट प्रयोग से कवि अपनी बात को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, वह कला पक्ष के अंतर्गत दिखाई देता है। कला पक्ष में भाषा शैली, छंद, अलंकार आदि प्रमुख तत्व होते हैं। अभी कला एक क्या हो गया? भाव पक्ष, और दूसरा हो गया कला पक्ष। कला पक्ष के भी तत्व होते हैं, भाषा शैली, छंद और अलंकार। ओके, तो आइए अब हम इन प्रमुख तत्व को अलग कर विश्लेषण करते हैं। प्रथम देखते हैं भाषा शैली। ये किसके अंतर्गत आ रहा है? कला पक्ष के अंतर्गत आ रहा है। तो उसमें पहला है भाषा शैली। आपको ऊपर यह बात बार बार याद दिलाई गई कि कविता की भाषा विशिष्ट होती है। कम से कम शब्दों में और प्रवाहपूर्ण भाषा में कवि अपनी बातें कहता है और वह कविता का रूप लेती है। इस प्रकार कविता के कला पक्ष में अंतर्गत भाषा का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस माध्यम से वह बात स्पष्ट होती है जो कवि ने कही है। भाषा को कवि ने किस कौशल और कलात्मकता के साथ परोसा है, वह कवि की भाषा शैली है। ओके, नेक्स्ट आता है छंद। कविता की भाषा कैसी होती है? प्रवाहमयी। यानी कि कविता की भाषा प्रवाहमयी होना मीन्स जब हम कविता शुरू करते हैं या पढ़ते हैं तो हम कहीं रुकते नहीं, हम उसको स्टार्ट टू एंड तक पढ़ते ही जाते हैं। यानी कि इसकी भाषा कैसे होगी? प्रवाहमय हो गई। इसलिए कविता को प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से रचा जाता था। प्राचीन समय में छंदों के माध्यम से रचा जाता। छंद क्या है? तो छंद का अर्थ होता है कि भाषा के लयात्मक रूप को एक निश्चित ढांचे में बांध कर रखना। छंद मतलब कोई भी भाषा है, कोई भी भाषा की कविता है, उस भाषा की कविता को उस राग में ही गाना चाहिए। जैसे कि दोहा चौपाई हो गया, सौरठा सवैया हो गया आदि वगैरह छंदों के भेद हैं। इन सबको हम अलग अलग राग में गाते हैं, राइट। तो ये सब क्या हो गया? छंदों का भेद। यहाँ पे ये छंद का अर्थ लिखा है, इसे याद रखना। ओके, कि इसका क्या हो गया? ये इसके उदाहरण भी हो गए कि छंद का अर्थ होता है कि भाषा के लयात्मक रूप को एक निश्चित ढांचे में बांध कर रखो
रखना, इसे ही क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो गए? दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया वगैरह। ओके। कुछ छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है और कुछ छंदों को वर्णों के संख्या के आधार पर पहचाना जाता है। मात्रा के आधार पर रचे गए छंद को मात्रिक छंद तथा वर्ण के आधार पर रचे गए छंद को वार्णिक छंद कहते हैं। यहाँ पे अभी छंद के दो प्रकार हो गए, देखो, एक हो गया मात्रिक और एक हो गया वार्णिक छंद। हिंदी कविता में छायावाद युग के बाद छंदों का प्रचलन आवश्यक नहीं रह गया। अब आधुनिक समय में छंदों का कुछ प्रयोग कुछ ही कवि करते हैं। तो यहाँ पे ये बात भी एक ध्यान रखने वाली है कि छंदों का प्रयोग प्राचीन समय की कविताओं में ज़्यादा होता था, लेकिन आधुनिक समय की कविताओं में कुछ ही कवि करते हैं, यानी उसका उपयोग बहुत कम हो गया है। इसलिए छंद अब कविता का अवयव नहीं रहा। ओके। कविता, आधुनिक कविता का स्वरूप क्या हो गया है? मुक्त छंद, यानी कि छंद बगैर की कविता मुक्त छंद हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अलंकार। हमने क्या देखा? कला पक्ष के नीचे 3 वर्गीकरण में, एक तो भाषा शैली देखा, एक छंद देखा और अब तीसरा देख रहे हैं अलंकार। ओके। प्राचीन कविता में भाषा के कौशल से कवि अलंकारों का सर्जन प्रयास करते थे। प्राचीन कविता में भाषा के कौशल से कवि अलंकारों का सृजन प्रयास करते थे, किंतु अब कवि अलंकारों पर ध्यान देते नहीं, बिल्कुल छंद की तरह हो गया ये। लेकिन कवि के भाषा कौशल तथा कथ्य की भंगिमा के कारण अलंकारों की सहज उत्पत्ति को रोका नहीं जा सकता। आज अलंकार कविता का महत्वपूर्ण अंग भले ही ना हो, किंतु एक अवयव के रूप में अवश्य माना जाता है। यहाँ छंद को क्या हो गया? एक छंद है वो कविता का अवयव रहा ही नहीं, कविता संपूर्ण क्या हो गई है? मुक्त छंद हो गई है। जबकि अलंकार अभी भले ही महत्वपूर्ण नहीं है छंद की तरह, लेकिन उसको अवयव के रूप में माना जाता है। ओके, ये याद रखना। और दूसरा और चौथा है अन्य, मीन्स इन तीनों के अलावा भी कुछ है जो कला पक्ष के अंतर्गत आता है। आधुनिक कविता में रस, छंद और अलंकारों का जानबूझकर ही प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु कुछ ऐसे तत्व जिन्हें जानबूझकर भी कविता में लाने का प्रयास किया जाता है। आधुनिक कविता में उन तत्वों का कौशलपूर्ण प्रयोग आसानी से देखा जा सकता है। इन तत्वों में मुख्य रूप से प्रतीक और बिंब का उल्लेख किया जाता है। क्या? मुख्य रूप से प्रतीक और बिंब। क्या आप जानते हैं कि प्रतीक किसे कहते हैं? तो यहाँ पे ये प्रतीक की परिभाषा दी गई है कि प्रतीक का अर्थ है किसी वस्तु के माध्यम से किसी अन्य वस्तु या घटना से संबंधित बात की जाना। प्रतीक मतलब किसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ के संबंधित किसी और वस्तु की बात करो तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतीक बोलेंगे। उदाहरण के लिए अपने सूरदास का भ्रमर गीत सार पढ़ते समय गोपियों का बार बार भ्रमर शब्द का प्रयोग ज़रूर पड़ा होगा। आप तो जानते ही है कि भ्रमर यानी कि भंवरे का रंग काला होता है। उद्धव का रंग भी काला था और कृष्ण भी सांवले थे। भंवरे का स्वभाव है फूलों पर डोलते हुए रसपान करना। ठीक है, भंवरे यानी कि जो भंवरे बोलते हैं हम, फूलों पर होते हैं, वो भंवरे क्या होते हैं? काले होते हैं। उद्धव का रंग भी काला था और कृष्ण भी सांवले थे। भंवरे का स्वभाव क्या है? भंवरे का स्वभाव कि वो फूलों पर डोलते हुए रसपान करते हैं, यानी कि प्रकारांतर से गोपियाँ भंवरे के माध्यम से उद्धव पर व्यंग करती है और कुछ हद तक श्री कृष्ण को भी उलाहना दे देती है। यहाँ भ्रमर प्रतीक रूप में आ जाता है। तो देखा सब 3 चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया जाता है। उद्धव भी काले रंग के हैं, कृष्ण भी सांवले हैं और भंवरा भी काला होता है। तो इस तरह गोपियाँ जो है वो
कलर के रंग के माध्यम से इन दोनों पर व्यंग करती है, उद्धव पर और कृष्ण पर व्यंग करती है। ओके, तो ये हमने देख लिया प्रतीक क्या होता है। लेकिन बिंब क्या होता है? तो बिंब का अर्थ होता है परछाई, अर्थात भाषा कौशल के द्वारा किसी स्थिति का चित्र खींचना। ओके, ये सब कुछ